हाँ जी, गुड इवनिंग। आज आगे हिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था 10th क्लास का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द यूरोप, उसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। तो कल वाले चैप्टर जो लास्ट क्लास में चैप्टर हुआ था, उसमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसकी बेसिक आउटलाइन पढ़ी थी। अब आगे पढ़ते हैं उसमें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्टिंग करनी है आज, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ था, वो नेशनलिज्म का पहला क्लियर एक्सप्रेशन था। उसमें ऐसा क्या हुआ था कि उसमें जो मोनार्की थी पहले से इस्टेब्लिश्ड, उससे क्या हुआ, फ्रेंच सिटीजन्स, बॉडी ऑफ जो फ्रेंच सिटीजन्स थी, उसमें पावर का ट्रांसफ़र हो गया था। पहले जो राजा था, राजा के हाथ में सारी पावर होती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, फ्रेंच सिटीजन्स की एक बॉडी बनी, जो इलेक्टेड बॉडी थी, जनरल स्टेट जो बोलते थे जिसको। उसमें क्या हुआ, पहले जो पावर सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड थी एक किंग के हैंड में, अब क्या हुई, वो आगे पावर सारे के सारे जो इलेक्शन बॉडी थी, जो जनरल स्टेट थी, उसमें क्या हुआ, जितने लोग बैठते थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको क्या हुआ, पावर मिली, उनके पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। तो ये चेंज आया कि पावर, जो मोनार्की में एक सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ पावर था, वो क्या हो गया कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको पावर दे दी गई। और क्या हुआ था इस टाइम में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसा क्या हुआ था, और तो नेशनलिज्म का जो उदय, जो राइज ऑफ नेशनलिज्म है, उसमें क्या क्या मेजर आगे बदलाव आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो जहाँ के लोग, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, उसका आगे क्या इम्पैक्ट पड़ा फ्रेंच के ऊपर। पहले जो मोनार्की का रूल था, उससे फ्रेंच के पीपल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। फिर क्या हुआ कि जो उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया, उससे उनमें क्या क्या मेजर चेंजेस आए थे। तो बोर्ड में लगभग ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वर द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें कौन कौन से पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे, उसके बारे में लिखना है। तो बोर्ड में इसको कैसे लिखेंगे कि आगे एलेबोरेट करके या फिर पॉइंटों में लिखना, कि जैसे ये तो समझाने के लिए डायग्राम बना हुआ है, कि आप पॉइंट बना के लिखना अच्छे नंबर लाने के लिए। कि जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, शायद 6-7-8 पॉइंट है, तो उनको ऐसे नंबर वाइज लिखना, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। पैराग्राफ में लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, लेकिन आप जैसे इनको क्या करोगे, पॉइंटों में लिखोगे कि क्या क्या चेंजेस आ गए थे, तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो क्या क्या चेंजेस थे बताते हैं। फिर कि पहला चेंज जो आ गया था कि इक्वलिटी ऑफ राइट्स, यूनाइटेड कम्युनिटी, कि सब के सारे जो वहाँ के मेंबर्स थे, उनको क्या हो गया, जो कंट्री के सिटीजन्स थे, उनको क्या हुआ कि अधिकारों में समानता का उनको आभास हुआ कि हम सब इक्वल है। तो सब, पहले क्या था, अरिस्टोक्रेसी अलग है, कॉमन जो मिडिल क्लास वो अलग है। तो अरिस्टोक्रेसी को तो प्रिविलेज यानी कि जन्मसिद्ध अधिकार पहले से मिले हुए थे, लेकिन जो कॉमन लोग थे उनको स्ट्रगल करना पड़ता था चीज़ों के लिए, कोई जॉब गेट करनी है या फिर कुछ और करना है, तो उस जो कॉमन लोग थे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसमें पहला सबसे जो इम्पैक्ट देखने को मिला वो हुआ कि इक्वलिटी ऑफ राइट्स, सारे सिटीजन्स को बराबर समानता का अधिकार दिया गया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि उनमें एक यूनाइटेड कम्युनिटी का उनको एहसास होने लग गया। फिर एक नया ट्राइकलर फ्लैग इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, कि जो ट्राइकलर फ्लैग था, पहले जो रॉयल फ्लैग था वहाँ का फ्रेंच का, उसको हटा दिया गया, और जो एक नया 3 कलर का ट्राइकलर फ्लैग फ्रेंच का जो राष्ट्रीय फ्लैग वहाँ पे बना दिया गया था, जो रिवोल्यूशनरीज उन्होंने आंदोलन किया था। तो अब जो फ्लैग बना है, उसके प्रति क्या होगा, सम्मान की भावना भी होगी लोगों की। अब जो सम्मान की, आत्म सम्मान की, देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत होगी। तो समझ पा रहे हो क्या, नेशनलिज्म का जो उदय हुआ है, जो राइज हुआ है नेशनलिज्म का, उसकी वजह से सेकंड चेंज जो फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया है, उसकी वजह से क्या हुआ कि
उसमें देशभक्ति की भावना आई, कि नेशनलिज्म की भावना आई, यूनाइटेड कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना उनमें बनने लगी वहाँ के फ्रेंच के सिटीजन्स में। फिर तीसरा पॉइंट देखने को क्या मिला कि उन्होंने क्या किया था, नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच को बना दिया गया था उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में। पहले जो लोकल लैंग्वेज वहाँ पे थी, जैसे कि अलग अलग क्या थे, टेरिटरीज बनी हुई थी, अलग टेरिटरीज में बंटा हुआ था जो फ्रांस था। जैसे कहीं पे कोई वो है ऐसे टेरिटरीज में, तो टेरिटरीज है तो उसमें कुछ राज्य थे, कोई भी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। यहाँ के लोग कोई और लैंग्वेज बोल रहे थे, यहाँ के लोग कोई और लैंग्वेज बोल रहे थे, रीजनल लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब ये हर रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोली जा रही है, तो ये सारे एक दूसरे से एलियनेटेड यानी कि अलग फील करेंगे। कलेक्टिव आइडेंटिटी कहाँ आई फिर उनमें? तो अब क्या किया गया कि उनको क्या है कि एक फ्रेंच नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच घोषित कर दी गई कि फ्रेंच ही उनको बोलनी है, जिससे क्या हो, सारे फ्रेंच बोलने वाले लोग होंगे तो आपस में वो कनेक्टेड, कलेक्टिव आइडेंटिटी उनमें यानी कि एक कनेक्शन की, एक भाईचारे की, फ्रेटर्निटी की वो एक भावना बने। जैसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कोई विदेश में गया हुआ है, सारे अंग्रेज बैठे हुए ट्रेन में, कोई हिंदी बोलने वाला किसी भारतीय को मिल जाए तो उसमें एक यूँ लगेगा कि हाँ ये कि भारतीय है, उसमें एक फीलिंग का प्रभाव होगा कि जैसे कि ये मेरे साथ का है, ये मेरा भाई है। या फिर जैसे यहाँ से आप साउथ में चले जाओ, वहाँ पे बाकी सारे साउथ बोल रहे हैं, और जैसे आप हरियाणा से जाओ तो कोई हरियाणवी बोलता हुआ मिल जाए तो आपको लगेगा ये तो मेरा भाई है कि हरियाणा का है। तो इस तरह से लैंग्वेज एक कर देने से क्या हुआ कि उनमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी और यूनाइटेड कम्युनिटी, यूनाइटेड होने का एक उनमें आभास होने लग गया। तीसरा पॉइंट ये कर दिया गया था। चौथा पॉइंट क्या था, नेशनल एंथम बना दिया गया, और ओथ वगैरह उन्होंने, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ओथ लिया आगे और नेशनल एंथम बना दिया गया। नेशनल एंथम बनाया तो नेशनल एंथम के प्रति भी आत्मसम्मान, नेशनल एंथम के प्रति भी सम्मान जो होगा, उसकी रिस्पेक्ट लोगों में विकास होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। फिर क्या किया गया कि जनरल स्टेट के लिए इलेक्शन करवाने शुरू कर दिए गए, इलेक्शन टू जनरल स्टेट होने शुरू हो गए। तो इतने पॉइंट आई होप कि आपको क्लियर है। फिर अगला पॉइंट क्या हुआ कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया गया। पहले क्या था कि कुछ टुकड़ों में, जैसे कोई साम्राज्य में कैसा नियम है, कोई प्रांत में कैसा नियम है, अब प्रांत के अकॉर्डिंग वैसे जो किंग था अपने ऑफिसर्स रखता था, किसी जो टुकड़ियां बनी हुई थी कि कोई साम्राज्य किसी को अपने सामंत, उसने आगे फ्यूडल सिस्टम था कि एक राजा ने क्या किया, आगे अपने नीचे कुछ सामंत रखे हुए हैं, वो सामंतों को अपना अपना एक क्षेत्र दिया, रीजन दिया होता था, क्षेत्र दिया होता था। उसमें क्या है, फिर जो सामंत होते थे उन वो अपने आगे ऑफिसर्स अपॉइंट कर देते थे। इस तरह से एक पहले बिखरा हुआ सा सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। लेकिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में क्या हुआ कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज अबोलिश, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर, कि जो इंटरनल कस्टम ड्यूटी थी, एक प्रांत यानी कि एक रीजन से दूसरे रीजन से जब जाते थे तो टैक्स देना पड़ता था। अब यानी कि एक रीजन से एक दूसरे रीजन में जा रहे हैं तो एक प्रांत के छोटे, जैसे कोई सामंत है, एक राजा क्या करता था, अपने नीचे सामंत रखता था कुछ, यानी फ्यूडल लॉर्ड रखता था। और वो फ्यूडल लॉर्ड को टेरिटरीज यानी कि उनके हिस्से दे दिए जाते थे, उनको मैनेज करना होता था, वो एडमिनिस्ट्रेशन उनमें उनको देखना होता था। अब उनकी सबकी अलग अलग वो क्या है, टेरिटरी है, अलग अलग रीजन है सबके। अब एक रीजन से, रीजन 1 से मान लो रीजन 7 में मेरे को 7 रीजन है मान लो एक साम्राज्य में, तो पहले साम्राज्य से, पहले रीजन से, साम्राज्य के पहले रीजन से 7वें रीजन तक मेरे को सामान पहुंचाना है कोई, तो यानी कि दूसरे में जैसे उसको कुछ सामान को वो पहले से भेजा गया, दूसरे में उसका कुछ और उसमें कुछ ऐड करना हो, कुछ उसमें और असेंबल वगैरह करना हो, ऐसे मान लो उसको 5-6 जगह बीच में रुकना पड़े, तो पहले दूसरे उसमें एरिया रीजन में जाएगा, वहाँ पे उसको कुछ टैक्स देना पड़ेगा, फिर तीसरे में जाएगा, वहाँ पे उसको कुछ टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे लास्ट में जब 7वें रीजन तक जहाँ मेरे को सामान पहुँचाना था वहाँ पहुँचेगा तो टैक्स देखो कितना बढ़ गया कि हर जगह टैक्स देता ही जा रहा है, तो व्यापारियों को तो कितना घाटा हो जाएगा ऐसे तो। और क्या है कि जो मेजरिंग यूनिट थी, एल बोलते थे उसको, ELLE,
तो मेजरिंग यूनिट भी हर रीजन की अलग अलग है, कि पहले में मेजरिंग यूनिट एल का कुछ और मीनिंग है, आगे थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता था, पर वो जो ऊपर नीचे हो रहा है उसमें वो तो हो जाएगी ना, एम्बिग्विटी हो जाएगी आगे कि यहाँ पे एल कुछ पहले रीजन में अलग है, आगे जो जिस रीजन में मान लो उसको 5-6 रीजन बीच में क्रॉस करने अलग अलग जगह, मान लो अलग अलग तरीके से उसको नापा जा रहा है, मापा जा रहा है। अब जो मापने की यूनिट ही इतनी वो क्या है कि हर जगह अलग अलग हो जाती है, तो उससे फिर और कठिनाइयाँ आ जाएगी। जो ट्रेडर्स हैं उनके बीच में क्या हो जाएगा कि थोड़ा मनमुटाव होगा, आपसी लड़ाई वगैरह होगी कि ये जो भाई सामान वहाँ पे तो कुछ और मेजर था जो स्टार्टिंग से चढ़ा था, लेकिन आगे जाके उसका मापने का तरीका ही अलग हो गया। तो जो वो क्या हुआ बाद में, इन जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी इनको हटा दिया गया और यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया किस वेट्स और मेजर का, कि तोलने का और मापने का एक यूनिफॉर्म सिस्टम कर दिया गया पूरे फ्रांस में। फिर जो फ्रेंच आर्मीज थी वो फ्रांस से बाहर नेशनलिज्म का प्रसार करने लग गई, कि उनको लगने लग गया कि जिस तरह से हमने नेशनलिज्म अचीव किया है अपने फ्रांस में, तो आगे हम दूसरे यूरोप के नेशंस को भी बताएं कि जिस तरह से हमने नेशनलिज्म अचीव किया है आप भी उसी तरह से नेशनलिज्म को अचीव कर सकते हो। तो ये लगभग पॉइंट्स हैं जो आपको कैसे, ये तो आपके 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके ये मेजर पॉइंट्स थे। आपको ये क्या है कि पॉइंटों में लिखने चाहिए बोर्ड के टाइम में, जब आपका बोर्ड का एग्जाम हो तो इस तरह से नंबर ज़्यादा मिलेंगे और ये लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि जो मिशन एंड ऑब्जेक्टिव था उसका फ्रेंच रेवोल्यूशन का, डेस्पोटिज्म या कि जो एनार्कियल रूल फैला हुआ था फ्रांस में उसको ख़त्म करना। डेस्पोटिज्म रूल यानी कि एक मोनार्कियल रूल जिसमें क्या करे, जो अरिस्टोक्रेसी थी यानी कि जो राजा था वो अपनी मनमानी का रूल करता था, उसको कोई रोक थोड़ी सकता था, कैसा भी लॉ बना देता, कैसा भी कानून बना देता, तो अपनी मनमानी कर रहा था, एक तरह से तानाशाही थी वो। तो ऐसे रूल को डेस्पोटिक रूल बोल देते थे या फिर डेस्पोटिज्म बोल दिया जाता था। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, डेस्पोटिज्म या फिर अनार्कियल रूल को ख़त्म करना और मोनार्की से डेमोक्रेसी लेके आना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और इसमें जब फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, जब बगावत शुरू हुई, तो इसमें स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास इसमें शामिल थे। बाद में वही क्या करते हैं कि फ्रेंच आर्मी में शामिल हो जाते हैं, और जो फ्रेंच आर्मी होती है आगे यूरोप के दूसरे देशों में अपना जो फ्रेंच नेशनलिज्म कैसे अचीव हुआ था उसका प्रसार करने लग जाती है, दूसरे देशों में जाके वो उसका मतलब सपोर्ट कर, नेशनलिज्म का बढ़ावा करती है, उसका प्रसार करती है कि हमने हमारे देश में इस तरह से नेशनलिज्म को अचीव किया है, आप भी अपने देश में नेशनलिज्म को इस तरह से अचीव कर सकते हो। तो आपको जो पॉइंट बताए थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हुआ, शिफ्ट ऑफ पावर हो गया, जो मोनार्की थी उससे क्या हुआ, जो वहाँ के लोग थे फ्रेंच सिटीजन्स थे, जो इलेक्टेड बॉडी के मेंबर थे, इलेक्टेड बॉडी के जो पावर का शिफ्ट हुआ मोनार्की से, जो उसके हाथ में कंसंट्रेशन ऑफ पावर था, वो जो मोनार्की के हाथ में कंसंट्रेशन ऑफ पावर था वो कहाँ चला गया, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनके जो इलेक्टिव बॉडी थी उनके, उसमें जो इलेक्टेड मेंबर थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके हाथ में उसका पावर का बंटवारा यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और उसमें क्या चेंजेस देखने को मिले अपने को कि बट हाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल वाज क्रिएटेड, कि ये तो ठीक है कि पावर का ट्रांसफ़र तो हो गया मोनार्की से, जो वहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, पर जो कलेक्टिव आइडेंटिटी थी वो कैसे बनी वहाँ के लोगों में, वही जो पीछे वाले पॉइंट आपको ऐसे बताए थे फ्लो चार्ट बना के, आप उनको बोर्ड में इस तरह से लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट ऐसे यूँ नंबर बना के जैसे आपको बताया था, तो बोर्ड में इस लैंग्वेज में आपको लिखना है जब पेपर आए आपका। तो पहला पॉइंट है द आइडियाज ऑफ ला पैट्रे द फादरलैंड एंड ले सिटियोन द सिटीजन
emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। कि जिस तरह से हम भारत माता बोलते हैं अपने देश को कि पूज्य भारत माता बोलते हैं, जिस तरह से हमारे अंदर देश के लिए सम्मान है, भारत माता से संबोधित करते हैं, वहाँ के लोगों ने क्या किया कि फ्रांस को एक पिता के रूप में उन्होंने फादर फिगर के रूप में माना उसको, फादर फिगर के रूप में, यानी कि फादरलैंड ला पेट्रे एंड ला सिटियोन। तो फ्रांस को, पूरे देश को एक फादर फिगर मान रहे हैं, तो उसको भी उस हिसाब से मतलब जो एक पूज्य भावना होती है ना अंदर, तो फ्रांस को वैसे फादरलैंड मान रहे हैं। और सिटीजन्स क्या हो गए कि उसके बच्चे, यानी कि उसके सिटीजन्स क्या हो गए, उसके देश के नागरिक हो गए। फिर एम पे ये सारी दोनों चीजें ने क्या किया, नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा होने से उनके अंदर क्या हुआ कि उनको एक यूनिटी फील होने लगी कि हमको संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको क्या है कि इक्वल, सबको समान अधिकार मिले हुए हैं। दूसरा पॉइंट ऐसे लिखना, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। जो पहले वाला फ्लैग था, रॉयल फ्लैग था, उसको हटा करके नया 3 कलर का ट्राई कलर का फ्लैग फ्रांस का नेशनल फ्लैग बना दिया गया था। The States General was elected by body of active citizens and renamed the National Assembly। कि जो स्टेट जनरल था वो एक्टिव सिटीजन्स, बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स उसको इलेक्ट करती थी, और जो नेशनल असेंबली थी उसका रीनेम कर दिया गया था। तीसरा पॉइंट ये लिख दीजिएगा। फिर फोर्थ पॉइंट, न्यू हाइम्स, नई हाइम्स बनाई गई, नई ओथ्स, शपथ ग्रहण की गई, और जो शहीद फ्रेंच रेवोल्यूशन में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे उनका सम्मान किया गया, जैसे तोपों की सलामी वगैरह दे के उनका सम्मान किया गया। फिर चौथा पॉइंट, ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया गया था। पहले जो फ्यूडल सिस्टम बना हुआ था उसको तो ख़त्म कर दिया गया था, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अब बना दिया गया था, और उसमें यूनिफॉर्म लॉज बना दिए गए थे सबके लिए एक जैसे कानून बना दिए गए थे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। कि जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी, जो टैक्स लगता था एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने के लिए, उसको ख़त्म कर दिया गया था। और जो पीछे बताया था कि लिखना कैसे है, इस तरह से लैंग्वेज बना के आपको लिखना है कि वो जो यूनिफॉर्म आगे क्या था, वेट और मेजर का जो मापना और तोलना क्या करना, वो क्या हुआ, एक यूनिफॉर्म सबके लिए एक समान बना दिया गया था। रीजनल डायलेक्ट्स और डिस्करेज्ड, की जो बोलियां थी रीजन्स की उनको तो डिस्करेज कर दिया गया कि ये वाली रीजनल बोलियां इनको लोगों को, वहाँ के लोगों को नहीं बोलनी, बट क्या है कि सबको एक कॉमन नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच बोलनी है सबको। तो ये पॉइंट्स है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड में हट रहा हूँ। तो ये वाले पॉइंट आप बोर्ड में जो एग्जाम आएगा उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में से क्या क्या चेंजेस हुए थे, तो ये वाले पॉइंट आप सारे उसमें लिख सकते हो। थोड़ी देर में साइड हट जाता हूँ, आप पॉज करके जैसे भी स्क्रीनशॉट ले लेना इसको। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पॉइंट बना बना के लिखने हैं नंबर्स में। ऐसे पैराग्राफ में लिखोगे तो पैराग्राफ में लिखने से एग्जामिनर नंबर काट लेता है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ कि जैसे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, उस टाइम क्या हुआ था, बेसाइल नाम की एक प्रिजन थी, एक किला था बेसाइल नाम का। तो जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके बीच में कुछ मतलब ऐसे अफवाह फैला दी गई थी कि तुम्हारी फसलों को जलाया जाएगा या फिर तुमको इस तरह से कुछ किया जाएगा, ऐसे उनके बीच में एक अफवाह फैला दी गई थी। तो जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने क्या किया, जो बेसाइल फोर्ट था और वो एक जेल भी थी, उस जेल को क्या किया, उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया, बेसाइल फोर्ट, बेसाइल किले को।
अब वो तोड़ना शुरू कर दिया। वहाँ के जो कैदी थे वो क्या बाहर आ गए, और जो मिडिल क्लास के लोग और जो कैदी थे उन्होंने मिलके वहाँ के मतलब मारकाट मच गई। जो किंग, जो राजा के सैनिक वहाँ पे अपॉइंट किए हुए थे उनके बीच में, और जो मिडिल क्लास और जो जेल से बाहर आए हुए लोग थे। तो इस तरह से बहुत लोगों की उसमें डेथ हो गई। और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक क्या उस टाइम में क्या किया था, एक वायलेंट अपना एक फॉर्म ले लिया था उस टाइम। तो आगे ऐसे जो बेसाइल किला था उसमें क्या हुआ, इस तरह से उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग की चिंगारी जो थी इस तरह से स्टार्ट हुई थी। तो जर्मन के द कवर ऑफ जर्मन एल्मेनेक डिजाइंड बाय जर्नलिस्ट एंड्रियास रैबमैन, कि जर्नलिस्ट थे जर्मनी के एक एंड्रियस रैबमैन। 1798 में वो क्या करते हैं, जैसे फ्रेंच में हुआ था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें बेसाइल फोर्ट को तोड़ फोड़ दिया था, वहाँ पे आग वगैरह लगा दी गई थी, वैसा उसने इमेज बनाई जो जर्मन का एक किला था। द इमेज ऑफ द फ्रेंच बेसाइल बीइंग स्टॉर्म्ड बाय द रिवोल्यूशनरी क्राउड हैज बीन प्लेस्ड नेक्स्ट टू ए सिमिलर फोर्ट्रेस मेंट टू रिप्रेजेंट द बेसन ऑफ डेस्पोटिक रूल इन द जर्मन प्रोविंस ऑफ कैसल, कि जो जर्मन प्रोविंस में कैसल नाम का कोई राज्य था, वहाँ पे क्या हुआ कि ऐसा उसमें एक जो वहाँ का किला था जर्मनी का, वो इसमें फोटो में दिखाया गया है कि जर्मनी में भी आप ऐसा करना चाहिए आपको, कि जिस तरह से फ्रांस में वहाँ के किले को तोड़ दिया गया था वहाँ के लोगों के द्वारा। अकम्पनिंग द इलस्ट्रेशन इज द स्लोगन द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। रैबमैन लिव्ड इन द सिटी ऑफ मेनेज एंड वाज अ मेंबर ऑफ जर्मन जैकोबिन ग्रुप। कि इस पेंटिंग में सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, इसमें क्या दर्शाया गया है कि जो एंड्रियास रैबमैन थे उन्होंने क्या किया कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में बेसाइल फोर्ट को तोड़ फोड़ कर दी गई थी, आग लगा दी गई थी वहाँ के मिडिल क्लास लोगों के द्वारा, ऐसे ही वो क्या कह रहा था कि ये एक फ्रीडम का साइन है। तो जो इधर जर्मनी का फोर्ट्रेस था कैसल प्रोविंस में, जो कैसल प्रोविंस में फोर्ट्रेस था उसको उसमें दर्शाया गया था कि जैसे उस तरह से उसको जो मोनार्की का जो किला ध्वस्त कर दिया गया था, इसी तरह से जो कैसल प्रोविंस है जर्मनी का, यहाँ वाला भी किला वहाँ के लोगों को अपनी फ्रीडम प्राप्त करने के लिए ध्वस्त कर देना चाहिए। और जो एंड्रियास रैबमैन थे वो क्या थे, जर्मन जैकोबिन ग्रुप के मेंबर थे। अब जैकोबिन ग्रुप क्या है? जैकोबिन ग्रुप यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम में, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, नेशनलिज्म आ गया था जैसे, तो जो वहाँ के रेवोल्यूशनरी जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को लाने के लिए अपना अपना योगदान दिया था, वो आगे क्या करते हैं कि ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं आगे। तो वो जो ग्रुप बना के आगे प्रसार करते हैं नेशनलिज्म का, उसको जैकोबिन ग्रुप बोल दिया जाता था। वो जैकोबिन ग्रुप क्या हुआ कि फ्रांस से निकल के आगे आगे जर्मनी, इटली वगैरह इन आसपास के देशों में जाने लगे, तो वो वहाँ पे भी जैकोबिन ग्रुप्स बनने शुरू हो गए थे। तो फ्रांस में तो था ही जैकोबिन ग्रुप, आगे जर्मनी में भी बन गया और जैसे इटली वगैरह में, तो हर जगह क्या हुआ, जैकोबिन ग्रुप्स बनना शुरू हो गए थे रेवोल्यूशनरीज वगैरह के। फिर आगे बढ़ते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या था। द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। कि जो रिवोल्यूशनरीज थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, उन्होंने क्या कहा कि ये अब हमारी डेस्टिनी है कि हम क्या करें, बाकी के जो यूरोप के देश या नेशन हैं उनको डेस्पोटिक रूल से, डेस्पोटिज्म से, राजा का मतलब राजा का मनमाना वहाँ पे शासन चल रहा था, उसको ख़त्म करके उनमें नेशनलिज्म की उनको बताएं कि नेशनलिज्म किस तरह से अचीव कर सकते हैं। ये उन्होंने अपने ऊपर, जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपने ऊपर इसको एक कंधों पे बोझ समझा कि हमको ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि यूरोप के बाकी बचे हुए देशों को हमको नेशनलिज्म अचीव कैसे किया जाएगा, हमने कैसे अचीव किया था, ऐसे उनको समझाना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए, उनको बताना चाहिए।
तो सब कुछ सही चल रहा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरे यूरोप, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उसका पूरे यूरोप में प्रसार होने लग गया था। तो क्या हुआ था कि जैकोबिन क्लब्स बनने शुरू हो गए थे कि फ्रांस में तो जैकोबिन क्लब्स बने, फिर आगे वो जैकोबिन क्लब्स दूसरे जो यूरोप के नेशंस देश थे उनमें स्प्रेड होना शुरू हो गए थे। वो अपना अपना क्या आगे प्रसार करना शुरू कर दिया था नेशनलिज्म का जैकोबिन ग्रुप्स वालों ने। French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s की जो फ्रेंच आर्मी थी वो हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में और इटली के बहुत सारे हिस्सों में 1790s में आगे मूव करके उनको फ्रेंच आर्मी भी उनको क्या करती है कि नेशनलिज्म जो उन्होंने अचीव किया था कि हमने इस तरह से अचीव किया था वो भी उनको बताने लग जाते हैं कि आप भी हमारी तरह से नेशनलिज्म को अचीव कर सकते हो। फिर आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड कि फ्रेंच आर्मी ने खुद ने बीड़ा उठा लिया था कि यूरोप के जो बाकी बचे हुए देश हैं उनमें हम खुद प्रसार करेंगे नेशनलिज्म का। और उधर जैकोबिन ग्रुप क्लब्स भी बने हुए हैं, वो भी प्रसार कर रहे हैं रेवोल्यूशनरीज का जो ग्रुप था, और आगे अलग अलग देशों में वो भी बना हुआ है। तो इस तरह से जो नेशनलिज्म का प्रसार हो रहा है, प्रचार हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन कब तक चल रहा था ये? जब जब तक नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री नहीं हो जाती। अब नेपोलियन बोनापार्ट आके क्या करता है कि नेपोलियन 1797 में इटली को इन्वेड कर लेता है, फिर 1799 में फ्रांस को इन्वेड कर लेता है, फ्रांस में आ जाता है। और उस तरह से जो राइज ऑफ नेपोलियन होता है वो डेमोक्रेसी को तो हटा देता है और वहाँ पे क्या डिक्टेटरशिप को यानी कि तानाशाही को ले आता है। कि नेपोलियन जब फ्रांस में आया फिर आगे यूरोप में गया, पहले फ्रांस में आता है फिर यूरोप में आगे वो अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश करता है। तो उसने क्या क्या किया था? नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्रांस। जो फ्रांस में उसने रिफॉर्म किए थे, बदलाव किए थे, वो यूरोप के बाकी सारे देशों में भी करने लग गया था। और क्या किया? थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। कि जो नेपोलियन की एंट्री हुई थी उसमें उसने वहाँ पे जो डेमोक्रेसी आई थी उसको तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन क्या हुआ? बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जहाँ के प्रशासनिक जो प्रशासन था वहाँ का, उसमें क्या किया उसने? प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में उसने वो वाले बदलाव उसमें ऐड कर दिए जो वहाँ के क्रांतिकारी उस टाइम के चाहते थे। जो क्रांतिकारियों की डिमांड थी, जिस तरह से नेशनलिज्म अचीव हुआ था फ्रांस में, तो नेपोलियन ने क्या किया कि जो वहाँ के रिवॉल्यूशनरीज थे, जिन मुद्दों को लेके रिवॉल्यूशनरीज ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू किया था, नेशनलिज्म को अचीव किया था, वो सारे के सारे उसने वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रखे। तो नेपोलियन तो उनको एक हीरो लगने लग गया कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज़ थे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की डिमांड थी, वो नेपोलियन ने सारे के सारे वैसे ऐड रखे एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में। फिर नेपोलियन क्या करता है? सिविल कोड बना देता है एक 1804 में। वो सिविल कोड को क्या बोल देते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। उसमें क्या था कि नेपोलियन बोनापार्ट सिविल कोड 1804 में लेके आता है, और उसकी अभी चर्चा करूंगा मैं, क्या उसका बारे में बताऊंगा क्या होता है नेपोलियन कोड। उससे पहले क्या मतलब नेपोलियन का राइज उदय तो हो गया, लेकिन 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू होती है। वो यूरोप के देशों पे विजय पाता जा रहा था, लेकिन
1815 में प्रेब कंट्रीज होते हैं, वाटरलू में एक बैटल होता है, उसमें क्या है कि प्रेब कंट्रीज प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन उसको हरा देते हैं और फिर नेपोलियन का वहाँ पे दी एंड हो जाता है। और जो प्रेब कंट्रीज है ये कंजर्वेटिव टाइप के लोग होते हैं और इनका फिर क्या होता है कि एक ट्रीटी ऑफ वियना होती है आगे, और उसमें ये फिर से यूरोप को रिसेटल करने के लिए, बाउंड्रीज वगैरह रिसेट करने के लिए एक ट्रीटी करते हैं वियना में, वो आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। अभी आगे नेपोलियन ने क्या किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ 1804, इसको क्या बोलते थे, नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते थे इसको, कि डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। कि नेपोलियन ने क्या किया, जो प्रिविलेजेस थे, जन्मसिद्ध अधिकार थे अरिस्टोक्रेटिक क्लास के, उनको खत्म कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया। और इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि पहले क्या है कि अरिस्टोक्रेसी के लिए अलग नियम थे, अलग लॉ थे, अलग कानून थे, और जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके लिए अलग कानून थे। उनको क्या है कि इतना स्टार्टिंग से जिस तरह से अरिस्टोक्रेसी के लोगों को उनको क्या किया जाता था कि प्रिविलेज दिए जाते थे, अरिस्टोक्रेसी के लोगों को कुछ जन्मसिद्ध अधिकार दे दिए जाते थे, वो उसने खत्म कर दिए। इससे क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास के लोग थे जिनको संघर्ष करना पड़ता था कुछ गेट करने के लिए, जॉब वगैरह गेट करने के लिए, वो अब उनको एक समानता फील होने लग गई कि हम इक्वल हैं, कि अरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास के लोग अब एक दूसरे के एक इक्वल सिटीजन्स की तरह हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। और राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया उसने सिटीजन्स को, कि जो वहाँ के फ्रांस के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, अपनी पूंजीपति बन सकते हैं, वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। फिर नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पेजेंट्स। कि नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया। फ्यूडल सिस्टम था, अभी बताता हूँ डिटेल में फ्यूडल सिस्टम क्या होता था। तो फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, और जो पेजेंट्स थे, बंधुआ मजदूर थे, उनको मुक्त कर दिया फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज। क्यों पेजेंट्स को सर्फडम से, बंधुआ मजदूरी से, और जो उनको मेनोरियल ड्यूज यानी कि उनको कुछ पे करना होता था, वो उन चीज़ों से टैक्स देना होता था, उनसे उनको फ्री कर दिया नेपोलियन ने। इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। कि जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस रिमूव होने का मतलब कि जो मर्चेंट्स थे, जैसे जो व्यापारी लोग थे, वो क्या अपनी एक यूनियन बना के रखते थे कि जो उनको कुछ खरीदना बेचना है, कुछ बेचना है, तो इस तरह से वो एक यूनियन बनी होती थी कि जैसे कुछ बेचना है तो उसका प्राइस वो डिसाइड करते थे, कि उनको सारे यूनियन वाले एक साथ मिलके प्राइस डिसाइड कर रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ एक मिनिमम स्पॉट प्राइस तो मिले, कुछ वो कुछ पैसे लगा के कुछ गुड्स बना रहे थे, सर्विस दे रहे थे। तो इस तरह से उनकी एक यूनियन बनी हुई थी, उनको गिल्ड बोलते थे। तो जो पहले मोनार्की थी, जो राजा लोग थे पहले, वो क्या करते थे, इस मोनार्की को, इस गिल्ड सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते थे, इनको मर्चेंट्स की यूनियन को बनने ही नहीं देते थे। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया कि गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस यानी कि जो मर्चेंट्स की यूनियन बननी होती थी उसको अलाउड कर दिया था, उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। नेपोलियन ने कहा कि जो गिल्ड बनते थे यानी कि जो मर्चेंट्स की यूनियन बनती थी वो अब अलाउड है, आप मर्चेंट्स यूनियन बना सकते हो। फिर पेजेंट इन द टाउन्स, ये हो गया। दी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड, कि जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम थे वो इम्प्रूव कर दिए गए। एक रीजन से दूसरे रीजन जाना है तो अब क्या था कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। फिर पेजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड ए न्यू बाउंड फ्रीडम, कि जो दबे हुए लोग थे, मजदूर हो गए, जो आर्टिजन्स वगैरह हो गए, और जो छोटे मोटे जो नए बिजनेसमैन थे, जो न्यू बिजनेसमैन थे, उन सबको एक नई नई आज़ादी का आभास हुआ इससे 1804 के कोड से। तो नेपोलियन का कोड कुछ ऐसा दिखता था जब बनाया गया था। सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोलते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा बनाया गया। इसको
जो वहाँ की लैंग्वेज थी उसमें कोड दे नेपोलियन 1804, नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, ऐसे इसको इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन हो जाता है, ऐसे बोल देते थे। तो ये उसकी फोटो है, आप कुछ देखना चाहो तो इस तरह का इतना बड़ा नेपोलियनिक कोड बनाया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। कि सिविल कोड ऑफ 1804, इसको नेपोलियनिक कोड 1804 भी बोलते हैं। अब बोर्ड में लगभग हर बहुत साल बाद रिपीट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि नेपोलियनिक कोड के बारे में आप क्या समझते हो, उसके बारे में लिखिए, राइट अबाउट दी नेपोलियनिक कोड। तो पहले आपको समझा दिया था नेपोलियनिक कोड के बारे में, अब आगे इसको समझ लो कि किस तरह से लिखना चाहिए आपको। कि कितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला तो पूछ ले कि जो नेपोलियनिक कोड बना था 1804 में, उसकी मेरिट्स यानी कि गुड पॉइंट्स बताओ, या फिर नेपोलियनिक कोड बना था 1804 में, उसकी डीमेरिट्स, उसके बैड पॉइंट्स बताओ। या फिर ये पूछ ले कि नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 के बारे में आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ 1804, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिविल कोड ऑफ 1804। तो कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है उसको, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, तो उसको कैसे लिखना है कि एक तरफ इस तरह से फ्लो चार्ट बनाना है, एक तरफ गुड पॉइंट, एक तरफ बैड पॉइंट। गुड पॉइंट क्या था, अबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम सामंतवाद होता था, और सामंतवाद अभी बताऊंगा मैं डिटेल में। एक बार आप ये समझ लो कि फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया उसने, ये अच्छा पॉइंट था। और फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया तो इससे क्या हुआ, लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार मिलने लग गया। फिर क्या किया उसने, डिवीजन ऑफ सोसाइटी जो बनी हुई थी उस टाइम में, उसको ख़त्म कर दिया। कि जो पहले क्या था, फ्रेंच जो नेपोलियन के आने से पहले कि कुछ इस तरह से सोसाइटी बंटी हुई थी वहाँ पे फ्रांस में। यहाँ पे ऊपर किंग एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, और नीचे बिल्कुल सर्फ्स वगैरह आते थे, पेजेंट सर्फ्स। तो इस तरह से एक हायरार्की में, एक क्लासेस में वहाँ की सोसाइटी डिवाइडेड थी। लेकिन नेपोलियन जब आया उसने क्या किया, ये डिवीजन ही खत्म कर दिया। सबको क्या है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी ले आया, सबके सब एक समान है, ऐसा उसने घोषित कर दिया। कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी को खत्म कर दिया। डिवीजन ऑफ सोसाइटी अबोलिश्ड। फिर क्या किया उसने, सर्फडम, बंधुआ मजदूरी को भी खत्म कर दिया, सर्फडम ऑल्सो अबोलिश्ड। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया उसने, इंप्रूव करने की कोशिश करी। जो ट्रेड बैरियर्स थे, पहले भी बता दिया, ये पॉइंट बता रहा हूं मैं कैसे लिखना है, कि जो ट्रेड बैरियर्स थे, यानी कि जो टैक्स, इंटरनल कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी एक जगह से दूसरी जगह, एक रीजन से दूसरे रीजन जाने में, वो खत्म कर दिए, ट्रेड बैरियर रिमूव कर दिए। और क्या किया, इक्वलिटी बिफोर लॉ ले आया, कि सब लॉ के आगे सारे के सारे समान है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। ट्रेड बैरियर्स का वो जो समझाया था ना पीछे थोड़ी देर पहले, कि इंटरनल कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, वो सारा का सारा, कि जो एक रीजन से दूसरे रीजन जाते समय जो टैक्स देना पड़ता था उसको हटा दिया गया था। अभी गुड पॉइंट क्या क्या थे वो पढ़ लेते हैं सारे। और क्या था,
प्रिविलेजेस सिंस बर्थ फिनिश कर दिए गए, कि जो जन्मसिद्ध अधिकार थे एरिस्टोक्रेटिक फैमिली वगैरह के, जो ऊपर की क्लास मानते थे यूरोप के फ्रांस के लोग, उसको उसने खत्म कर दिया। फिर प्रॉपर मेजरमेंट सिस्टम, जो प्रॉपर मेजरमेंट सिस्टम दे दिया कि मापना और तोलना, वेट का और मेजरमेंट का, उसने एक प्रॉपर मेजरमेंट सिस्टम सबके लिए एक मेजरमेंट सिस्टम दे दिया मापने और तोलने का, जो पहले अलग अलग था, जिससे ट्रेड में कितनी दिक्कतें आ रही थी। तो यह कुछ उसके अच्छे पॉइंट थे। ये 8 पॉइंट थे उसके वेरी गुड पॉइंट्स। अब उसमें कमियां क्या थी उन पॉइंट्स में, कि नेपोलियन ने क्या किया? पहला तो क्या किया उसने, सेंसरशिप ले आया। सेंसरशिप यानी कि प्रेस, मीडिया या फिर जो रेवोल्यूशनरीज के ग्रुप, जैकोबिन क्लब्स वगैरह जो बने हुए थे, वो उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे। उनकी उसने एक जुबान को ताला ही मार दिया था। कुछ उसके खिलाफ बोलेंगे तो वो क्या करता था, उनको जो उनके ऑफिसर्स थे मिलिट्री वगैरह में, वो क्या करते हैं, उनको कुछ ना कुछ पनिशमेंट दे देते थे। तो सेंसरशिप आ गई। सेंसरशिप आ गई तो जो वहाँ के प्रेस हो गई, जैकोबिन क्लब्स वगैरह हो गए, वो कुछ कह नहीं सकते, कांट से एनीथिंग, कांट से एनीथिंग अबाउट नेपोलियन और हिज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये उसने नेगेटिव पॉइंट था कि फिर से वो तो तानाशाही वाली बात हो गई कि डेमोक्रेसी का मतलब ही वो होता है ना कि राइट टू स्पीक हो, राइट टू स्पीच हो, कुछ बोल सके उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो ग्रुप हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी व्यक्ति हो, या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो, एक ग्रुप हो कोई, या फिर कोई प्रेस हो। इस तरह से सारे के सबको क्या है कि राइट टू स्पीच होता है डेमोक्रेसी के अंडर। लेकिन उसने ये तो खत्म कर दिया। फिर तानाशाही होगी, जैसे पहले राजा के अंडर भी तो ऐसा ही होता था, एरिस्टोक्रेटिक जो रूल था उस टाइम में भी। फिर वो वीमेन को वोटिंग राइट नहीं दिया गया कोई भी, कि बाकी सबको तो वोटिंग राइट दे दिया गया, उनको क्या इक्वलिटी बिफोर द लॉ दे दी गई, लेकिन वीमेन को वोटिंग राइट ही नहीं दिया गया इधर। फिर नो राइट ऑफ वीमेन इन प्रॉपर्टी, कि बाकी लोगों को तो प्रॉपर्टी का अधिकार मिल गया कि वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, पूंजीपति बन सकते हैं, लेकिन वीमेन प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, वीमेन का प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं है। वीमेन क्या है कि वहाँ उस टाइम की प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकती। फिर ये बताओ इक्वलिटी बिफोर द लॉ आए कैसे? ये तो सिर्फ मैन को उसने अधिकार दिया था, समझ पा रहे हो? फिर ही फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन आर्मी एटलीस्ट 1 पर्सन फ्रॉम ए फैमिली, की कम से कम एक फैमिली से 1 पर्सन फैमिली में आना चाहिए। अब ये तो हो गई ना कि फिर से तानाशाही हो गई, कि उसने तो बहुत सारे देशों पे चढ़ाई कर दी थी, कि पहले फ्रांस को उसने जीत लिया, फिर आगे वो प्लान बना रहा था कि पूरा यूरोप ही जीतना है मैंने। तो जैसे ब्रिटेन ने जब क्या किया था, इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखा था, उस टाइम पे वो क्या करते थे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब जो इंडिया के लोग थे उनको मजबूरन यानी ज़बरदस्ती आर्मी में वो सिलेक्ट कर रहे थे। उनके ऊपर क्या था कि एक कंपल्सन बन गया था कि आपको आर्मी में जाना ही जाना है। तो जो इंडिया के अपने लोग थे वो क्या कह रहे थे कि तुम्हारा वॉर है, हम इसमें शामिल क्यों हो, हम मिलिट्री क्यों ज्वाइन करें, आर्मी में क्यों है, तुम्हारा युद्ध है, तुम खुद लड़ो, हमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, हम क्यों अपनी जान को जोखिम में डालें तुम्हारी आर्मी में शामिल होके। तो ऐसे ही वहाँ के लोगों में फीलिंग थी कि ये तो तुम्हारा एम्बिशन है, तुम्हारा ख्वाब है यूरोप को जीतना, यूरोप के जो देश है उनको सबको जीतना, हमको क्यों घसीट रहे हो इसमें फालतू में, हमारी जान जोखिम में, हमारी जान दांव पे लगा के हम तुम्हारा मतलब कि जो सपना है उसको साकार करें। तो फिर ये तो वो तानाशाही वाली बात होगी, जैसे कोई राजा अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था और वहाँ के जो लोग थे आम, उनको कम से कम वो क्या करता था, हर किसी को तो आर्मी में नहीं रिक्रूट करता था। यहाँ पे तो इसने नेपोलियन ने तो क्या किया कि धक्के का एक परिवार से तो कम से कम होना ही चाहिए। जो राजा का टाइम था उसमें तो कोई एक फैमिली में कोई मतलब वॉलेंटरीली अपनी मर्जी से आर्मी में आते थे ना,
यहाँ पे तो नेपोलियन ने सारा सिस्टम ही गड़बड़ कर दिया। तो ये उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। तो इस तरह से लोग समझ नहीं पा रहे थे कि नेपोलियन अच्छा है या बुरा है। कि पहले तो उनको नेपोलियन एक हीरो लगा कि नेपोलियन ने कितने उनको मतलब अधिकार दे दिए, इक्वलिटी के अधिकार दे दिए, ये अधिकार दे दिए, प्रॉपर्टी के अधिकार दे दिए। ऐसा पहले तो उनको जो 8 पॉइंट बताए हैं उसमें उनको बहुत अच्छा लगा कि नेपोलियन जैसा तो कोई है ही नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जब उसके नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिले तो वो उनको लगने लग गया कि नहीं ये तो गलत कर रहा है नेपोलियन। तो वो इस तरह से कंफ्यूजन में थे। तो उनको मिक्स्ड फीलिंग थी एक, भाई नेपोलियन पहले तो उनको अच्छा दिख रहा था, लेकिन बाद में नेपोलियन का असली रूप दिखा उनको कि नेपोलियन तो क्या फिर से वही तानाशाही वाली बातें कर रहा है। तो इस तरह से आप एग्जाम में फ्लो चार्ट प्रॉपर बना के इसको लिखना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। फिर इसको इस तरह से लिख देना। तो मिक्स्ड फीलिंग क्यों है कि स्टार्टिंग में जब नेपोलियन अपना कोड यूनिफॉर्म जो कोड नेपोलियनिक कोड सिविल कोड ऑफ 1804 लेके आया था, तो उसमें जो जो उसने अपने पॉइंट्स रखे थे, जो मुद्दे रखे थे कि ऐसा होगा, उनसे नेपोलियन उनको एक हीरो की तरह लगने लग गया कि उनको आज़ादी दिलाने में तो एक नेपोलियन एक हीरोइक रोल अदा कर रहा है। तो इसलिए जहाँ जहाँ पे नेपोलियन जा रहा था वहाँ के लोग नेपोलियन का उसकी आर्मी के साथ में वेलकम कर रहे थे एक हीरो की तरह पहले तो। लेकिन बाद में जब ये इतनी सारी की सारी उनको ये पता लगा धीरे धीरे कि ऐसे ऐसे ये तो अपनी मतलब इसमें वो तानाशाही डिक्टेटरशिप वाली उसमें बू आ रही है, तो इस तरह से उनको पता लगने लग गया, नेपोलियन का भांडा धीरे धीरे फूटने लग गया। तो नेपोलियनिक फिर जो नेपोलियन के असली जो एम्बिशन थे वो उनको समझ में आने लगे लोगों को। फिर अभी मैंने बताया था कि नेपोलियन ने क्या किया था कि फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया था। अब ये आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, तो आप चिंता मत करो, आपको समझ में आए ना आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी में नहीं है और बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ फ्यूडल सिस्टम क्या था आप थोड़ा सा समझ में तो हुआ आपको कि फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया, सामंतवाद खत्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम है क्या, तो मैं अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो सिलेबस में नहीं है। आप जब ये टॉपिक इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा तब बोर्ड वाले टॉपिक पे फिर से आ जाऊँगा जो सीबीएसई बोर्ड में, तब मैं आपको बता दूंगा कि सीबीएसई बोर्ड वाला टॉपिक फिर से शुरू हो गया। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप इसको बार बार देख के परेशान ना हो कि फ्यूडल सिस्टम क्या था। तो फ्यूडल सिस्टम में क्या है, जैसे एक राजा ओम है, एक यश है। एग्जाम्पल दे के बता रहा हूं आपको। तो ओम क्या करता है, यश पे वॉर कर देता है। वॉर में मान लो यश जीत गया, ओम जीत गया, सॉरी। अब वॉर में क्या हुआ, ओम जीत गया और यश हार गया। अब ओम क्या करेगा कि या तो उसको मार दे या फिर उसको छोड़ दे। अब यदि यश के पास में जो राजा हारा है उसके पास में कुछ कैश हो, कोई खजाना हो, कुछ हीरे जवाहरात हो, कोई करेंसी हो, कोई पैसे हो, तो इस तरह से कुछ खजाना उसके पास में है, तो उसको तो क्या करे कि यश को वो मार दे और वो उसको लूट ले। लेकिन उस टाइम में यूरोप की जो अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो क्या थी, सारी लैंड से जुड़ी हुई थी, जमीनों से जुड़ी हुई थी। जो जमीनों से उत्पाद होता था उसके ऊपर यूरोप की सारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। तो ओम क्या करता है, स्मार्टली एक्ट करता है कि यश को वो मारता नहीं है, जिंदा छोड़ देता है। अब यश को उसने जिंदा छोड़ दिया तो पहला तो यश को जीवन दान मिला है, तो वो क्या करेगा, एक लॉयल्टी दिखाएगा उसके लिए हमेशा। दूसरा, अब वो जो यश को कह देगा ओम कि तू अपने जो तेरी टेरिटरी थी उसमें अपना लॉ एंड ऑर्डर वैसे ही रख,
कि आप उसमें अपना लॉ एंड ऑर्डर वैसे आप उसमें खुद मेंटेन करो। फिर आप अपनी आर्मी मेंटेन करो। गिव एट द टाइम ऑफ वॉर टू द किंग, कि जब लड़ाई होगी, जो ओम की लड़ाई होगी साम्राज्य अपना किंगडम बढ़ाने के लिए, उसमें क्या करेगा, यश अपनी आर्मी को उसमें भेजेगा। फिर अब यश के ऊपर इतने उपकार कर रहा है ओम, तो उसको ये ओम उसको कह रहा है कि साम्राज्य तो मैंने आपका जीत लिया, अब मैं आपको फिर से साम्राज्य दे रहा हूं आपका, उसमें आप रेंट फ्री रह रहे हो, लेकिन आपको एनुअल ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, साल के अंत में मेरे को टैक्स देना पड़ेगा मेरे राज्य में फ्री रहने के लिए। फिर कि जो आपकी लैंड है, जो आपके साम्राज्य में लैंड है, वो आपके नाम है अभी, फिर आगे हेरिडिटरी में वो ट्रांसफर हो जाएगी, आपके आगे जो आपका वंश बढ़ेगा उनको वो लैंड दे दी जाएगी, नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। और ये आप ट्रांसफर नहीं कर सकते प्रॉपर्टी का, कि जो आपकी पीढ़ियां आगे बढ़ेगी उन्हीं में ये लैंड जाएगी। तो इस तरह से क्या किया, ओम ने फ्यूडल बना लिया, यश को अपना सामंत बना लिया। अब इसको फायदा क्या हुआ ओम को इसमें, जो जीत गया था राजा? देखना जरा कि किंगडम, इतना किंगडम है कोई, इसमें कैश नहीं है, कोई भी किंगडम में कैश नहीं है, सारा जमीन के ऊपर, लैंड्स के ऊपर इकोनॉमी जुड़ी हुई है। तो एक तो सारा का सारा वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बनाने की सिरदर्दी जो राजा जीता था, ओम जीता था, उसको नहीं करनी है ऐसी कुछ, सारा का सारा जो राजा हारा था यश को ही करनी है। और वहां का सारा वो देख रेख यश कर रहा है, जो वहां की जमीनें हैं वो आगे क्या करेगा यश, फिर आगे अपने अंडर जो जैसे उसने डिवीजन कर रखे हैं कि जो अपना साम्राज्य उसने जो किंगडम उसका आगे उसने ऑफिसर्स के नीचे दिया हुआ था कि ये वाला ऑफिसर ये काम करेगा, ये वाला ऑफिसर ये काम करेगा, आगे आगे जैसे कि जैसे अपना इंडिया है, फिर इंडिया में क्या अलग अलग स्टेट्स है, स्टेट्स में आगे जैसे स्टेट्स भी डिवाइडेड होगा, आगे जिलों में डिवाइड हो जाता है, और फिर जिला क्या होगा आगे और भी छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगा, तहसील में डिवाइड हो गया, तहसील आगे क्या हो गई कि गाँव में, ऐसे शहरों में डिवाइड हो जाए, शहर आगे, तहसील आगे शहरों में और गांव में डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से आगे 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 यूँ क्या हो रहा है कि बढ़ता जा रहा है, डिवीजन होता, छोटी हम बड़ी एक अपनी इंडिया की जो इंडिया कंट्री है उसकी एक बड़ी इकाई से एक गांव तक, छोटी इकाई तक आ रहे हैं, वेरी बिग यूनिट से एक बिल्कुल माइक्रो स्मॉलेस्ट यूनिट तक आ रहे हैं, आपको समझाने के लिए। तो जिस तरह से जो सामंत बना ओम, यश, ओम तो क्या है, महाराजा है, यानी अपने इंडिया के टर्म में समझना चाहें तो ओम तो क्या, महाराजा है, लेकिन यश उसका फ्यूडल लॉर्ड यानी सामंत है। वो सामंत क्या कर रहा है, आगे आगे और ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रहा है कि जो उसके यश के पास में जमीनें हैं वो आगे ऑफिसर्स आगे उसने अपॉइंट कर दिए कि जो जैसे यश का एक किंगडम है, एक देश मान लेते हैं उसको, वो देश में क्या होगा, फिर आगे स्टेट्स होंगे, स्टेट्स के लिए उसने अपॉइंट कर दिया ऑफिसर्स। फिर स्टेट के नीचे क्या किया उसने, स्टेट्स को आगे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट्स को आगे क्या किया उसने, सब डिस्ट्रिक्ट्स या तहसील में डिवाइड कर दिया, तहसील को आगे क्या किया कि गांवों और शहरों में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से जैसे ऊपर से नीचे नीचे आ रहे हैं, जमीनें क्या हो रही है, अलग अलग ऑफिसर्स को कुछ जमीनें दे दी गई कि इन जमीनों पे आप हेड हो, इन जमीनों पे आप हेड हो, इन जमीनों पे आप हेड हो। अब जो हेड्स बनाए जा रहे हैं, और यानी कि एक सामंत फिर हेड बना रहा है, अपने ऑफिसर्स बना रहा है, और ज़्यादा अपॉइंट कर रहा है कि वो जिनको हेड बना रहे हैं, जिनको जितनी जितनी नीचे स्मॉलेस्ट यूनिट तक आ रहे हैं, जैसे गांव शहर की यूनिट तक आ रहे हैं, एक गांव तक आ गए जैसे, तो उसमें जमींदार वगैरह बना दिए जाते थे कि उनको बोल दिया जाता था कि आपके अंडर इतनी ज़मीनें हैं, आप इनका हिसाब ऊपर की जो हिरार्की बनी हुई है ऑफिसर्स की वैसे दोगे। फिर जो बने हुए जमींदार आगे वो क्या करेंगे, पेजेंट्स होते थे, उनको क्या करते थे, प्लॉट किराए पे दे दिया, उनके नाम नहीं, उनको किराए पे दे दिया कि पेजेंट्स को, मजदूरों को किराए पे पेजेंट्स को किराए पे खेत दे दिया, प्लॉट मिल गया। अब पेजेंट्स क्या करते थे कि अब मारे कौन जा रहे हैं, पेजेंट्स मारे जा रहे हैं।
पेजेंट्स को क्या करना होता था, जो उनके ऊपर जैसे जमींदार है, लैंडलॉर्ड है, उसको सारा हिसाब देना है कि खेत में कितनी उपज हुई है, कितनी नहीं हुई है। अब पेजेंट्स के ऊपर तो वो बन गया ना एक, कि उनके ऊपर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि उनके ऊपर कितना काम का भार बढ़ गया कि उनको सारा हिसाब देना है, उनके ऊपर जो जमींदार, जो हेड है, लैंडलॉर्ड है। अब पेजेंट्स क्या करते थे, आगे बंधुआ मजदूर रख लेते थे कि इतना काम इतने दिनों में आपको करना ही करना है और आप कहीं पे भी जा नहीं सकते, उनको बांध लेते थे, वो कहीं पे आ जा नहीं सकते थे, और कुछ इस तरह से उनकी वो क्या कर लेते थे, कर्जे के नीचे ले लेते थे, कहीं जा ना सके, इस तरह से उनको कोई भी एंगल से बांध लेते थे, इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर पे बांध लिया, फिजिकली उनको बांध लिया, कन्फाइन कर लिया। तो सर्फ, जो इसमें लिखा था ना, सर्फडम अबोलिश हो गया। अब आप समझ पाओगे सर्फडम एक्चुअली था क्या, कि जो नीचे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आई वहां पे जो सर्फ है, जो बंधुआ मजदूर है, पिस तो वो रहे हैं, सबसे ज्यादा तो उनका शोषण, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो ये सारा का सारा इस तरह का वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उस टाइम बना हुआ था। जैसे और समझना चाहो आप कि इस तरह से, जैसे कि जो सामंत था, कोई सामंत है कोई, उसका इस तरह से एरिया, इतना उसका जैसे किंगडम है, तो यहाँ पे उसका कासल बना होता था, यहाँ पे उसका कैंट एरिया, मिलिट्री वाला एरिया, और यहाँ पे उसकी ज़मीनें, खेत बने होते थे। इनमें क्या करते थे कि पेजेंट्स को, फिर टेनेंट को, फिर सर्फ को इस तरह से अपॉइंट कर दिया जाता था कि आपको इतना मिनिमम, मतलब 1 साल का टैक्स भी देना है, इतना उत्पादन भी देना है, इतना प्रोडक्शन भी देना है, इस तरह से अपॉइंट कर दिया गया। तो ये सारी की सारी एक हियरार्की बनी हुई है ना, एक सामंतवाद इस तरह से फैला हुआ था उस टाइम में। तो इसको और फर्दर समझना है कि जैसे ओम है, वो अपना किंगडम एक्सपेंड करना चाहता है, तो ओम ने उस टाइम में, जैसे इंडिया के एग्जाम्पल लेके समझे हम, तो ओम क्या है कि महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परम परमेश्वर, महामंडलेश्वर, चक्रवर्ती सम्राट ओम अपने आप को घोषित कर देता है। और वो क्या करता है कि अपना किंगडम एक्सपेंड करना चाह रहा है, तो उसने क्या किया, यश पे, महाराजा यश है, उसका एक देश है महाराजा यश का, महाराजा यश पे उसने क्या, एक युद्ध शुरू कर दिया। उसमें क्या है कि यश हार जाता है, महाराजा यश हार जाते हैं। अब महाराजा यश हार गए तो क्या किया ओम ने, वो जैसे समझाया था, उनको जिंदा छोड़ दिया और अपना क्या किया, फ्यूडल लॉर्ड बना दिया। और क्या किया कि जो आपका साम्राज्य था आपका ही है, लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे स्टार्टिंग में बता दिया था कि सारा का सारा जो आप रेंट फ्री रह रहे हो, आपको एनुअल टैक्स देना है, जो आपका जो ज़मीनें हैं उनका जो वहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा उनका एक एनुअल टैक्स, जो ओम महाराजा धीराज है, परम भट्टारक, जो उन्होंने क्या पूरी टाइटल्स, उपाधियाँ ले ली थी उस टाइम, ले लेते थे जो जैसे राजा, तो उसको क्या कर, वो ऐसे बताता था, उसको अपने ऐसे रिप्रेजेंट करता था कि मैंने आपको जिंदा छोड़ दिया, आप मेरे साम्राज्य, जो आपका साम्राज्य था अब वो मेरा साम्राज्य है, आप उसमें रेंट फ्री रह रहे हो बिना रेंट के, तो आपको क्या करना है, साल के अंत में मेरे को क्या है कि एनुअल टैक्स देना है अपना, जो भी आपके अंडर जमीनें आती हैं। अब जो उसका साम्राज्य है, वो पीछे सर्कल बना के बताया कि जो उसके साम्राज्य में एक उसका कासल है, किला है उसका, फिर क्या है कि नीचे मिलिट्री का कुछ एरिया है, फिर बाकी बचा हुआ क्या है, सारे के सारे खेत हैं। तो वहाँ पे काम, जो मजदूर है वो काम करते हैं, पेजेंट्स और सर्फ वगैरह। फिर इसको समझने के लिए कि जो महाराजा यश है उसका किंगडम कैसे होगा, भुक्ति में, विषय में, वेठी में, ग्राम में बंटा होगा। फिर ये और स्मार्टली एक्ट करता है कि यश क्या करते हैं कि ये इतना मतलब मैनेज नहीं करना चाहते अपना। पहले तो इनका देखो, जो ओम किंग है उन्होंने क्या किया कि जो महाराजा यश का देश है उसको एक साम्राज्य में, अपने किंगडम में एक छोटा सा हिस्सा है ना, वो टेंशन बर्डन नहीं लेना चाहते उसको मैनेज करने की, वहाँ पे लॉ वगैरह बनाने की। तो वो क्या कर रहे हैं, महाराजा जो ओम है वो महाराजा यश का जो देश है उन्हीं को दे दिया, आप इसको मैनेज करो, आप ही यहाँ पे नियम कानून बनाओ, आप जानो, आपका काम जाने। फिर यश, महाराजा यश क्या करते हैं कि इनके नीचे तो भुक्ति है, फिर विषय है, वेठी, ग्राम है, यानी कि ग्राम, गांव सबसे छोटी यूनिट थी, फिर वेठी, फिर विषय और फिर भुक्ति,
जैसे देश, नीचे स्टेट्स, स्टेट्स के आगे ऐसे जो आपको समझाया था जिले, इस तरह से क्या है बंटा हुआ था सारा। फिर महाराजा यश क्या करते हैं कि उसको आगे राम उसका राजा है, राजा राम है कोई, उसके किंगडम का जो महाराजा यश के किंगडम वो भी बंटे हुए आगे, उसका कोई एक राजा राम है, उसको क्या किया राम को दे दिया, राजा राम को दे दिया गया कि आप संभालो, कि जो नीचे वाला जो विषय वेठी और ग्राम ये वाला हिस्सा आप संभालो, इनका आप मेरे को हिसाब दोगे। फिर आगे क्या करता है राजा राम क्या करते हैं कि आगे कोई विजय नाम का जैसे महासामंत है उसको कह देंगे कि वेठी और ग्राम आप मेरे को हिसाब दोगे। और फिर क्या है महासामंत क्या करेंगे कि आगे सामंत नियुक्त कर देंगे अजय नाम का, वो उसको गांव दे देंगे एक कि आप जानो आपका काम जाने। इस तरह से क्या है कि ये तो अपना अपना जो ओम था, ओम राजा थे, वो अपना क्या कर रहे हैं कि बर्डन कम करने के लिए यश को अपॉइंट कर दिया। यश ने क्या किया राम को अपॉइंट कर दिया आगे, इस तरह से अपॉइंट कर करके अपना बर्डन आगे देते जा रहे हैं। बर्डन उन पे थोड़ी पड़ रहा है, बर्डन किस पे पड़ रहा है गांव में। गांव के जो आगे कौन होगा, जो सामंत होगा गांव का, वो क्या करेगा ऑपरेशन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पेजेंट्स, जो मजदूर है उनके ऊपर बर्डन पड़ रहा है ना, इनके ऊपर क्या बर्डन पड़ रहा है। तो शोषण एक्सप्लॉइटेशन किसका हो रहा है, सर्फ्स का, मजदूरों का, बंधुआ मजदूरों का। तो जो नेपोलियन आए, नेपोलियन की एंट्री हुई, नेपोलियन ने आते ही क्या किया कि ये सारा फ्यूडल सिस्टम ही अबॉलिश कर दिया। और अब जो नेशनलिज्म किस तरह से राइज हुआ था, नेशनलिज्म कैसे बना था फ्रांस में, यूरोप में, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा क्यों जरूरी था। तो स्टार्टिंग वाले चैप्टर में नेशनलिज्म का मैं आपको बता रहा था, तो उसको एक एग्जाम्पल से आप समझना चाहो तो जैसे कि किंगडम्स में बंटा हुआ है ना, ये जैसे फ्रांस का एक रफ नक्शा मान लो आप कि ये वाला किंग 1 है, ये किंग 2 है, ये किंग 3 है। अब किंग 3, अब सारे के सारे राजाओं का क्या है कि टेरिटरीज बंटी हुई है, किंगडम्स बंटा हुआ है। इसका किंग 3 का इतना वाला किंगडम है, किंग 1 का इतना वाला किंगडम है, किंग 2 का इतना वाला किंगडम है। अब किंग 3 का इन सब की आगे वो जो आपको यूनिट बताई थी आगे, जैसे इंडिया का एग्जाम्पल लेके देश, फिर स्टेट्स, और स्टेट्स के आगे क्या डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स के आगे क्या फिर ऐसे ऐसे तहसील, तहसील के आगे गांव शहर वगैरह। अब किंग 3 है, उसमें भी ऐसे डिवीजन तो होगा ना अपनी, ऐसे जैसे जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, प्रशासन होगा, ऐसे ऐसे उसकी टुकड़ियाँ बनी हुई हैं। फिर किंग 1 में भी इस तरह से वो होगा, सिस्टम होगा, प्रशासनिक सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा ऐसा, और किंग 2 का भी ऐसा होगा। अब किंग 3 क्या करता है, अपना किंगडम एक्सपेंड करना चाहता है। वो क्या करेगा, किंग 1 पे वॉर वेज कर देगा। तो मान लो किंग 1 हार जाए तो किंग 1 को किंग 3 ने क्या किया, जैसे एग्जाम्पल दिया था, अपना फ्यूडल लॉर्ड, सामंत बना लिया कि आप अपना साम्राज्य संभालो और उसका एनुअल ट्रिब्यूट मेरे को दे देना। और ऐसे ही जैसे अब ये दोनों साम्राज्य, ये दोनों किंगडम एक हो गए, अब ये किंग 2 पे क्या करेगा, विजय किंग 2 के साथ में युद्ध करना चाहेगा, तो अपनी आर्मी भी लेके जाएगा और किंग 1 की आर्मी भी लेके जाएगा। क्या सामंतवाद का पैक्ट ही, बॉन्ड ही ये हुआ था कि जब मैं अपना किंगडम एक्सपेंड करने के लिए युद्ध करूं तो आपकी आर्मी मेरे साथ जाएगी। तो इस तरह से किंग 2 पे भी वो चढ़ाई करके क्या करेंगे, अपनी विजय प्राप्त कर लेंगे, विक्ट्री मिल जाएगी उनको। तो इसमें क्या हुआ, आप अब समझना कि पूरी की पूरी टेरिटरी तो किंग की होगी, किंग 3 की। इसका साम्राज्य ऑलरेडी इतना बड़ा था, इसने अपने मिलिट्री के दम पे पूरा का पूरा जो है राज्य हथिया लिया, पूरे के पूरे फ्रांस पे इसने अपना राज शुरू कर दिया। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या हुई वो समझो आप, कि सिस्टम तो वैसा का वैसा ही है अभी भी, कि वैसे 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से में यहाँ की कुछ लैंग्वेज अलग है, यहाँ की कुछ लैंग्वेज अलग है, यहाँ की कुछ लैंग्वेज अलग है, यहाँ का कल्चर कुछ अलग है, यहाँ का कल्चर कुछ अलग है, यहाँ का कुछ कल्चर अलग है। यानी कि लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी, तीनों कल्चर की, तीनों रीजन्स की अलग अलग है। फिर उनमें एकता की, फ्रेटर्निटी की, कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना आएगी कैसे, कि यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ वाले लोगों की लैंग्वेज कुछ और है, और यहाँ वाले लोगों की लैंग्वेज कुछ और है, उनकी रेस कुछ और है,
सबकी अलग अलग है ना, कलेक्टिव आइडेंटिटी, रीजनल लैंग्वेज सबकी अलग अलग है, रहना, खाना पीना, रहना, रहन सहन, खान पान सब अलग अलग है। फिर कैसे उनमें वो आएगी कलेक्टिव आइडेंटिटी? नहीं आ सकती ना ऐसे। तो जो पहले ये जो फ्यूडल सिस्टम बना हुआ था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में और नेपोलियन के आने के बाद क्या हुआ कि फ्यूडल सिस्टम का सबसे पहले खात्मा कर दिया गया था। जो ऐसे ऐसे मतलब रीजनल जो बंटे हुए थे, रीजन में जो लोग बंटे हुए थे, उनमें क्या था, एक रीजनलिज्म था, कलेक्टिव उनमें सेंस नहीं था कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का। तो फ्यूडल ऑर्डर खत्म हुआ तो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, और वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ लिया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में क्या हो गया था, वो एक नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था ताकि सबको लगे कि हमारी एक जैसी भाषा है सबका। फिर सबको इक्वल राइट्स दे दिए गए थे, इक्वल राइट्स दे दिए गए उनको, और जो फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना दिया गया। तो इस तरह से क्या हो गया, ये फ्यूडल जो पहले की राज व्यवस्था थी, जो पहले की पॉलिटी थी, उसको तो खत्म कर दिया गया और नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया था, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ। अब 10th के टॉपिक पे आ जाओ आप, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको यदि समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये वाला सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज बूस्ट करने के लिए था, ताकि आपको पता तो लगे कि फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया कि क्या है फ्यूडल सिस्टम। आगे बंधुआ मजदूरी को खत्म कर दिया। बंधुआ मजदूरी क्या है, सर्फडम क्या है, पेजेंट्स को फ्रीडम मिल गई। पेजेंट्स क्या है, सर्फ्स क्या है, पेजेंट्स और सर्फ्स में अंतर भी पता लग गया होगा। ये सारा का सारा आपको फील कराना था मैंने। और जो स्टार्टिंग में हमने लेक्चर लिया है, आज की जो स्टार्टिंग थी और पहले वाले में भी बताया था कि पहले क्या था, एरिस्टोक्रेसी का रूल था, किंग राज करता था, तो वो इतना क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन अब जैसे ये डायग्राम बना के मैं समझाया आपको, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले ऐसे ऐसे मतलब रीजनल टुकड़े बने हुए थे, टुकड़ों में लोग बंटे हुए हैं, सबका अलग अलग रहन सहन है, खान पान है, बोली सबकी न्यारी न्यारी है। तो वो किस तरह से यूनाइटेड कलेक्टिव आइडेंटिटी फील करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। अब 10th के टॉपिक पे आ जाते हैं फिर से, जो सीबीएसई बोर्ड में आपके है। द रिएक्शंस ऑफ लोकल पॉपुलेशंस टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड, कि वो कंफ्यूज हो गए थे कि ये नेपोलियन अच्छा इंसान है या खराब इंसान है। इनिशियली in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as the harbingers of liberty। कि ये जो cities लिखी हुई हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में तो नेपोलियन का और उसकी आर्मी का एक स्वागत किया गया था, भव्य स्वागत किया गया था कि नेपोलियन आ रहा है, हमको तानाशाही से हमारी लिबर्टी, हमारी फ्रीडम, हमको लिबर्टी देगा, हमको फ्रीडम देगा, हमको आगे क्या करेगा कि जो लिबर्टी का और फ्रीडम का हमारा सपना था उसको साकार करने में हमारी मदद करेगा। एक हीरो, जैसे कोई हीरो आता है ना, एक हीरो की तरह उसका वेलकम किया जा रहा था। But the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative, पहले इतनी लाइन समझो कि जो इनिशियल जो पहले की उनमें उत्साह था वो धीरे धीरे क्या हुआ, अराजकता में, हॉस्टिलिटी में बदल गया। क्यों? As it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom, कि जो नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई गई थी वो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दे रही थी। पॉलिटिकल फ्रीडम तो खत्म कर दिया था सारा ही। फिर क्यों? क्योंकि देखो टैक्स इंक्रीज कर दिए, इंक्रीज टैक्सेशन। पहले इतने टैक्स नहीं देने पड़ रहे थे, अब ज्यादा टैक्स देने पड़ रहे हैं उनको, टैक्सेशन इंक्रीज हो गया। सेंसरशिप लगा दी, राइट टू स्पीच गया। फिर काहे की डेमोक्रेसी थी पहले, लिबर्टी कैसे थी उनकी, लिबर्टी खत्म। सारे उनके जो उनको जैसे राइट्स दिए गए थे उन पे भी उनको हनन होने, भाई हमारा हनन हो रहा है अधिकारों का, मूल अधिकारों का। फिर फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी इज रिक्वायर्ड टू कन्क्वर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, जो बाकी यूरोप को नेपोलियन जीतना चाहता था उसमें वो जबरदस्ती आर्मी में लोगों को मिला रहा, जो एक फैमिली से कम एक बंदा तो वो अपॉइंट करेगा, ऐसे धक्के से ही वो अपनी आर्मी में जोड़ रहा है। लोगों को पसंद थोड़ी आएगा ऐसा। फिर
ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। कि ये सारे के सारे तो जो उसने जो पॉजिटिव पॉइंट लेके आया था उन सारे पे तो उसने इन जो जो नेगेटिव पॉइंट थे उन्होंने पॉजिटिव पॉइंट पे तो सारा कांटा ही मार दिया एक तरह से। कि क्या फायदा हुआ इतना सारा, उसने तो एक मतलब एक छल कपट ही किया है ना। कि पहले तो उसने क्या किया कि जो जो लोग चाह रहे थे कि ऐसा बदलाव आ जाए, जो बदलाव चाह रहे थे लोग वहाँ के फ्रांस के और यूरोप के, वो उनको पहले तो उसने कि उनको बेवकूफ़ बनाया कि मैं आपको ये मतलब ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा ये कर दूंगा, और बाद में उसने अपना असली रूप दिखा दिया। तो ये तो एक वैसी हो गई ना कि पहले तो पॉजिटिव पॉइंट दिखाए उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको अपना मतलब स्वामी भक्ति उनमें जागृत करने के लिए, लेकिन बाद में क्या किया, ये सारे के सारे जो नेगेटिव पॉइंट आए, सारे के सारे जो पॉजिटिव पॉइंट थे उनको तो इन्होंने ख़त्म ही कर दिया एक तरह से। उनका क्या फ़ायदा रह गया जब ये सारे इतने इतने उन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। तानाशाही से भी बेहतर काम कर रहे हो आप तो फिर। तो ये सारा आपको क्लियर है आई होप। फिर आगे बढ़ते हैं। ये गुड पॉइंट क्या था नेपोलियनिक कोड में, ये भी समझ में आ गया था। कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, कि यदि नो नेशनलिज्म मीन्स नो स्टेट्स, नो नेशन स्टेट्स, नो नेशनलिज्म सिग्निफाइज नो नेशन स्टेट्स। कि नेशनलिज्म नहीं होगा तो कैसे नेशन का निर्माण होगा। पहले वैसे ही जैसे जो टुकड़ों में हिस्सों में टेरिटरीज में बंटा हुआ है ऑलरेडी, जो किसी का भी जैसे एक बड़ा किंगडम है वो वैसे ही टुकड़ों में बंटा हुआ है, फ्यूडल जो सिस्टम है वहाँ का। फिर एक उनमें एकता नहीं है, एक उनमें कॉमन वो भावना नहीं है, इक्वल होने की इक्वलिटी की भावना नहीं है कि हम सारे एक साथ एकजुट हैं, ऐसा उनमें कुछ है ही नहीं। सारे अलग अलग हैं अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। तो एक नेशन का निर्माण कैसे हो सकता है, कैसे एक नेशनल फीलिंग सब में एक साथ में नेशन के प्रति, एक नेशन के उनके देश के प्रति उनमें देशभक्ति, एक देश के प्रति उनका प्रेम, देश प्रेम किस तरह से जागेगा, नहीं हो सकता ना। फिर वट वी नो टुडे, जैसे पहले क्या जो आज हम जर्मनी जानते हैं, इटली जानते हैं, स्विट्जरलैंड जानते हैं, पहले वो किंगडम्स में डिवाइडेड थे, और उन किंगडम्स थे वो आगे डचीज में कैंटोन्स में डिवाइडेड थे, और डचीज किंगडम्स में डचीज में कैंटोन्स में डिवाइडेड थे, और वहाँ के जो रूलर थे उनको अपनी अपनी ऑटोनोमस टेरिटरीज दे दी गई थी। कि आप जैसे वो सामंतवाद फ्यूडलिज्म आपको समझाया था कि उनको अपने अपने जो अपने अपने किंगडम्स, जो उनको जो वहाँ की लैंग्वेज थी यूरोप की उनमें बोलते थे उनको डचीज और कैंटोन्स, किंगडम्स डचीज कैंटोन्स की आगे आगे जो डिवीजन थे उनके किंगडम्स के, उनके अपने अपने एरियाज के, उनके ऊपर क्या था, कठपुतली राजाओं को बिठा दिया जाता था कि आप ऐसे ऐसे राज करो। तो आगे आप कल वाले चैप्टर आगे जब क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे कि इन सारे देशों का किस तरह से यूनिफिकेशन हुआ था। ये यूरोप तो ऑलरेडी इतना कि कैसे बंटा हुआ है, किंगडम्स में बंटा हुआ है, डचीज में, कैंटोन्स में। तो फ्यूडलिज्म सिस्टम है उसमें क्या है कि समझाया था एग्जाम्पल दे के, जैसे कि अलग अलग किंगडम्स में, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग रीजन्स में ऑलरेडी लोग बंटे हुए हैं, साम्राज्य बंटे हुए हैं, फिर कैसे उनमें कलेक्टिव फीलिंग आती। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सारे किंगडम्स में डिवाइडेड थे, डचीज में, कैंटोन्स में डिवाइडेड थे, और उनको एक स्वायत्त उनकी टेरिटरी यानी स्वायत्त उनका एक एरिया दे दिया जाता था ऑटोनोमस, कि उनको कह दिया जाता था कि आप ऑटोनोमस कि आप इस एरिया को अपने हिसाब से चलाओ। लेकिन जैसे समझाया था कि लास्ट में उनको टैक्स देना पड़ता था, जो उनके ऊपर जो महाराजा धीराज जैसे इंडिया का एग्जाम्पल था, मतलब जो ग्रेट किंग होता था वो उनको उनसे टैक्स वगैरह लास्ट के साल के एंड में टैक्स लेता था, एनुअल ट्रिब्यूट। वो बोलता था आपका साम्राज्य जो मैंने आपसे जीता था मैंने आपको वापस दे दिया है, इसके बदले आप मेरे को अपनी लॉयल्टी दोगे, और लास्ट में आप मेरे साम्राज्य जो आपका साम्राज्य है अब मेरा साम्राज्य हो गया, इसमें आप रेंट फ्री रह रहे हो, तो साल के अंत में आप मेरे को एनुअल ट्रिब्यूट यानी कि टैक्स दोगे। तो इस तरह की
तो इस तरह की अरेंजमेंट हो जाती थी, बॉन्ड्स बन जाते थे, और जो हरा हुआ राजा था उसको क्या कह दिया जाता था कि आप अपने किंगडम्स पे राज करो, अपने हिसाब से अपने नियम बनाओ, अपने कानून बनाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑटोनोमस रूलर हो बस। यानी कि कहने के लिए राजा होते थे, लेकिन वो एक कठपुतली होते थे जो ऊपर उनके जो महाराजा वगैरह होते थे उनके। तो कल पढ़ेंगे आगे, आई मीन की जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड कैसे इनका, जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे कैसे हुआ था। तो नेशनलिज्म का जो पीछे से, नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई, फ्रांस से हुई। फिर आगे फ्रांस में क्या हो गया, नेशनलिज्म के कारण क्या क्या बदलाव आए थे वो हमने देख लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या आए थे उनको हमने पढ़ा। फिर सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन नेपोलियन की एंट्री हो गई। नेपोलियन ने क्या किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आया नेपोलियन अपना, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ी हमने। फिर आगे पढ़ेंगे कि जर्मनी का और इटली का और ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, क्योंकि ये जो हाल है यूरोप का, ऐसे टुकड़ों में बंटा हुआ है यूरोप, तो कि साम्राज्य बने हुए हैं, फिर उनमें भी कुछ साम्राज्य के हिस्से बने हुए हैं, किंगडम्स के भी आगे हिस्से हैं, रीजन्स है, उनके भी रीजन्स अलग अलग है, अलग अलग रीजन्स है, अलग अलग लोग हैं, उनकी क्या है, सारी की सारी भाषा अलग है, सारी की सारी उनकी कल्चर अलग है, एथनिसिटी अलग है। कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, कलेक्टिव फीलिंग, फ्रेटर्निटी कहाँ से उनको फील होगी। फिर यूनिफिकेशन के लिए तो ये जरूरी होता है ना कि सारे के सारे, जैसे एक राष्ट्र, एक देश का होने का, वो एक देश में एक देश हो, फिर सारे उसमें समानता हो, इक्वलिटी हो सारे सिटीजन्स की, फिर उनमें क्या लगे, हमको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं सबको, फिर जाके कहीं ना कहीं उनको एक नेशनल फीलिंग आती है कि हम इस देश का हिस्सा है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे पास में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमको ऐसी ऐसी फ्रीडम्स, लिबर्टी है। फिर जाके उनमें नेशनलिज्म की, कलेक्टिव आइडेंटिटी की, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की, ये सारी की सारी भावनाएं फिर आएंगी ना उनको। पहले यदि ऐसे डिवीजन हो रखा है तो कैसे उनको, फिर पहले तो रीजनलिज्म फैला हुआ है। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे जर्मनी का, इटली का और ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था। टिल देन बाय बाय एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।